सपना इतना बड़ा देखो कि रातों की नींद हराम हो जाए उसे पूरा करने के लिए, और जब पूरा कर लो तो लोगों की नींद हराम हो जाए कि इसने इसे पूरा कैसे कर लिया। ठीक है, चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। बोलिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। बोलिए फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का भौतिक विभाजन। इंग्लिश मीडियम वाले कितने हाथ ऊपर करें। ठीक, और आप बहुत पीछे क्यों बैठे हो, आगे साइड में बैठ जाओ इनके। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले देखिएगा भौतिक शब्द का मतलब क्या होता है। चलो बताओ, भौतिक का मतलब क्या होता है। टेस्ट कर दोगे तो भौतिक हो जाएगा। जिन्हें हम देख व छू सकते हैं उन्हें भौतिक कहते हैं, और अपने बचपन पढ़ा हुआ इनके अध्ययन को हम भौतिकी कहते हैं, यानी फिजिक्स। तो जिन्हें हम देख सकते हैं छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, भौतिक। आप देख के बताइए ये क्या है। आप देख के बताइए ये क्या है। जिसकी चोटी होती है उसे क्या कहते हैं, पर्वत। जो जमीन से उठी हुई हो और ऊपर से समतल हो उसे क्या बोलते हैं, पठार। और जो समतल संरचना होती है उसको बोलते हैं मैदान। पर्वत मतलब माउंटेन, पठार मतलब प्लेट्यू, और मैदान मतलब प्लेन। तो अगर कई जगह पर्वतीय प्रदेश है, कोई जगह पठारी प्रदेश है, कोई जगह मैदानी प्रदेश है, तो इस प्रकार के विभाजन को आप क्या बोलते हैं, भौतिक विभाजन। हिंदी में और बता दूं, ये क्या है, जमीन है, यानी कि धरातल। ये क्या बोलेंगे इसको, धरातल। तो भौतिक विभाजन को एक और नाम से जानते हैं, बोलिएगा धरातलीय विभाजन। तो भौतिक विभाजन बोलिए या फिर धरातलीय विभाजन बोलिए, इंग्लिश में फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने भारत को कितने भागों में बांटा है, कितने भागों में बांटा है तो बता दीजिएगा, 6 भागों में। और इस विभाजन का आधार क्या है, स्थलाकृति। मतलब ये स्थल पर बनी हुई आकृति, यानी कि लैंड फॉर्म के आधार पर हमने भारत को कितने भागों में बांट दिया। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, ये सब क्या है, ये सब जमीन यानी कि स्थल पर बनी हुई क्या है, आकृति है। ये सब स्थल पे बनी हुई क्या है, आकृति है। चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, तो इसी स्थलाकृति के आधार पर हमने भारत को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। जिनमें सबसे पहला, याद रखिएगा, ये देखिए यहां पर आप बनाइए, तो सबसे पहला बोलिएगा, सबसे पहला बोलिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। सबसे पहले नंबर पे क्या बोलेंगे, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी नॉर्दर्न माउंटेन एरिया। बोलिए नॉर्दर्न माउंटेन एरिया, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बेसिकली कौन सा क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश कौन सा क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है। अभी पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दूसरे नंबर पे बोल दीजिएगा, ये बोलिएगा मध्य का मैदानी प्रदेश। बोलिए मध्य का मैदानी प्रदेश, यानी मिडिल प्लेन एरिया। नॉर्दर्न माउंटेन एरिया हो गया, अब मिडिल प्लेन एरिया। बोलिए मिडिल प्लेन एरिया। और तीसरे नंबर पे आप बता दीजिएगा दक्षिण का, दक्षिण का प्रायद्वीपीय। बोलिए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। बोलिए दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, साउदर्न पेनिनसुला प्लेट्यू एरिया। साउदर्न पेनिनसुला प्लेट्यू एरिया। बोलिए साउदर्न पेनिनसुला प्लेट्यू एरिया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। यहां पर समझने वाली बात क्या है, उत्तर का कैसा प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है। मध्य का कैसा प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है। दक्षिण का कैसा प्रदेश है, पठारी प्रदेश है। जहां उत्तर में माउंटेन है, मिडिल में प्लेन है, और साउथ में क्या है, पठार है, यानी प्लेट्यू। लेकिन उसके साथ साथ इसको प्रायद्वीपीय पठार कह रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल रहे हैं। क्यों, तो पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं प्रायद्वीप। इतने बड़े हो गए हो,
तो मैं आपको बता दूं, द्वीप किसको कहते हैं, आइलैंड किसको कहते हैं। मैं पानी में खड़ा हो जाऊं और चारों ओर पानी से घिर जाऊं तो क्या मैं द्वीप हो जाऊंगा? तो जो मतलब कौन? हाँ, तो ऐसा, अब आप मेंस के विद्यार्थी हो, ऐसा नहीं बोल, जो मतलब क्या, कोई भी आदमी पानी में बढ़ जाएगा बोले मैं आइलैंड हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो क्या द्वीप की परिभाषा क्या है? एक ऐसा स्थलीय भाग, एक ऐसा स्थलीय भूभाग, एक ऐसा स्थलीय भूभाग जो चारों ओर से, जो चारों ओर से जल से घिरा हो। लिख लोगे ना इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आसान होगा ना। हाँ, तो एक ऐसा स्थलीय भूभाग जो चारों ओर किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा है, उसको क्या बोलते हैं? अब ये जल जो है ना, वो दो टाइप के हो सकते हैं। अगर चारों ओर का जल नदी का हुआ तो उसे नदी द्वीप कहेंगे। नदी द्वीप मतलब रिवर आइलैंड, क्या बोलेंगे? रिवर आइलैंड। और चारों ओर का जल अगर समुद्र का हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? समुद्री द्वीप कहेंगे, यानी कि सी आइलैंड। बोलो हाँ। चलिए, अब अगर समुद्र में बनने वाला हर द्वीप कैसा द्वीप होता है? अगर समुद्र के चारों समुद्र का पानी है तो समुद्री द्वीप। तो चारों समुद्र का पानी कब होगा? समुद्र में ही होगा। तो समुद्र में जितने भी आइलैंड है उनको आप बोलेंगे समुद्री द्वीप, यानी सी आइलैंड। फिर नदी द्वीप कैसा होता है? नदी द्वीप कैसा होता है? अगर नदी के बीच में कोई एक ऐसा स्थलीय भाग है जिसकी ऊंचाई नदी के जल से ज्यादा ऊंची हो, तो अब जब नदी बहेगी तो वो ऊपर से नहीं बल्कि किनारों से बहेगी, तो इस स्थल के चारों ओर का पानी नदी का है, तो इसको कौन सा द्वीप बोलेंगे? नदी द्वीप बोलेंगे, यानी कि रिवर आइलैंड। तो जिसके चारों ओर का जल किसका हो? नदी का हो, उसको क्या बोलेंगे? नदी द्वीप बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी द्वीप कौन सा है? चलो बताओ। छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी द्वीप, बोलिए। मधुकू द्वीप। मैंने बताया था ना, एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी की खासियत क्या होती है? जो एग्जाम निकालने वाले विद्यार्थी होते हैं वो सारी चीजें लिख रहे होते हैं जो टीचर बोर्ड पे लिख रहा है। क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख ही क्यों रहा हूं? ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सके। सिंपल सी बात है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको। तो सब लिख रहे हो ना कॉपी में? पक्का ना? दिखाओ भारत कैसा बना है। वाह सर वाह, क्या भारत बना है। जब मैंने सिर्फ दक्षिण भारत बनाया तो आपने पूरा भारत क्यों बनाया? वो भी ना देखने लायक न। ठीक है, भारत ऐसा बनाओ कि देखो तो अच्छा लगे। ठीक है, चलिए। रफ कुछ नहीं होता भाई, ये लाइफ रियल है और कॉपी भी फेयर है। मतलब जो लिख रहे हो वो ये मत समझो कि ये रफ है और आपको फेयर का मौका मिलेगा। हालांकि एक फेयर कॉपी होगी, लेकिन रफ को भी इतना खूबसूरत बनाओ तो आदमी इस रफ को देखकर अंदाजा लगा लेगा कि रफ का ये आलम है तो फेयर का क्या आलम होगा। जब समझ में आया रफ का ये आलम है तो फिर फेयर कैसा होगा, तो वो ना सोचे। ठीक है, तो रफ कॉपी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि फेयर कॉपी का अंदाजा लगा ले कि वो कितनी अच्छी होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी द्वीप, बोलिए कौन सा? सब बोलेंगे, ठीक, सब बोलेंगे, बोलोगे ना? मत्कु द्वीप कहां पर है? तो कहां पर है तो बता दीजिएगा। मुंगेली में है। और किस नदी पर है तो बोलना शिवनाथ नदी पर है। दो बातें बताएंगे, कहां पर है और किस नदी पर है। बोलिए हाँ। हाँ, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ का। चलो भारत का भी बता दो। भारत में एक होता तो एकमात्र बोलता, वन एंड ओनली। भारत में तो बहुत सारे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का, बोलिए सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? बोलिए माजुली।
बोलिए माजुली। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली। दो बातें बतानी है, कहां पर है और किस नदी पर है। दो बात बताइए, कहां पर है और किस नदी पर है, बताओ कहां पर है। कभी नहीं सुना आपने? अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुना, इतने बड़े हो गए हो। चलिए बोलिए, असम में है। कहां पर है? असम में। और किस नदी पर है तो बता दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली। कहां पर है? असम में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बात समझ में आ रही? चलो, तो इससे आपको क्या समझ में आया? द्वीप समझ में आया। बोले सर आप तो प्रायद्वीप बताने वाले थे, द्वीप क्या बता रहे हो? तो पहले द्वीप समझो, द्वीप से फिर प्रायद्वीप समझो। तो अब द्वीप समझ में आ गया। अब अगर मैं कह रहा हूं कि आपने बोला एक ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसको आप क्या बोल रहे हो? अब मैं कह रहा हूं चार ओर से नहीं, सिर्फ तीन ओर से जल से घिरा हो और चौथा ओर जो हो वो लैंड पार्ट हो, स्थलीय भाग हो। तीन ओर सी और एक ओर लैंड, तीन ओर जल और एक ओर स्थल, उसको बोलते हैं क्या? प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। क्या बोलेंगे? पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। बोल पाएंगे आप? बोलिए। जो तीन ओर जल से घिरा हो और एक ओर स्थल से घिरा हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत का एक तरफ क्या है? अरब सागर, दूसरा बोले बंगाल की खाड़ी, और तीसरा बोलिए हिंद महासागर। एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी सागर और एक तरफ हिंद महासागर। तीन और क्या है? सी है, और ऊपर वाला भाग लैंड है। इसलिए हमारा दक्षिण भारत जो है वो एक प्रायद्वीपी भारत है, यानी पेनिनसुलर इंडिया। बात समझ में आ रही? तो हमारा दक्षिण भारत जो है वो क्या है? प्रायद्वीपी भारत है। क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि जो कुछ था वो भी मैंने छीन लिया, कि थोड़ा बहुत था भी सर, आप ऐसा तो नहीं है ना? ठीक, चलिए। तो ये हो गया। अब ये बात समझ में आ गई कि प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो तीन और किससे घिरा हो और एक और, उल्टा कर लो, उल्टा कर दो, तीन और स्थल हो और सिर्फ एक और जल हो, उसको क्या बोलेंगे? अगर तीन और क्या है? स्थल और सिर्फ एक और जल हो। यहां तीन और जल और एक और स्थल था, अब तीन और स्थल है, एक और जल है। बताओ। गल्फ। क्या बोलेंगे? गल्फ यानी कि खाड़ी। सुने हो? खाड़ी, खाड़ी यानी कि गल्फ। तो तीन और स्थल, एक और जल, क्या कहलाएगी? खाड़ी। अब ये सब कहां जरूरी है? ये हर चीज जरूरी है, हमारा पढ़ा हुआ हर चीज जरूरी है, ये हर चीज सामने आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब खाड़ी किसको? खाड़ी कहाँ है? कौन सी खाड़ी है? चलो बताओ। ये देखिए, डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल। इधर आइए पहले, ये देखिए, ये तीन और किससे घिरा हुआ है? अरे सुनो तो पहले, बोलो तीन और किससे घिरा हुआ है? पहली कच्छ की खाड़ी। बोलो तीन और स्थल और एक और, क्या कहलाएगी? नाम है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलेंगे? कच्छ की खाड़ी। इसके अलावा यहां देखिए, ये तीन और किससे घिरा हुआ है? बोलो स्थल से। और एक और क्या नजर आ रहा है? समुद्र, जल नजर आ रहा है। ये भी कहलाएगी क्या? खाड़ी। नाम है, यही मन आ जाएगी आपकी। इसको बोलते हैं कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। मैं पढ़ाता भी खूब हूँ, पूछता भी खूब हूँ, टेस्ट भी खूब लेता हूँ, और जो है वो सब ठीक। चलिए, क्या बोलेंगे? पहला कच्छ की खाड़ी, दूसरा क्या है? टेंशन में काहे हो बेटा तुम बीच में? हाँ, काहे टेंशन में हो? एकदम। अभी 12th पढ़ी हो क्या? ग्रेजुएशन हो गया? हो गया? लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, मेरे को लगा 12th की कोई बच्ची है और वो आई है। तो ठीक है ना, मैं 12th बोल रहा हूँ, मतलब एज कम बोल रहा हूँ तो खुश हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब ज्यादा एज नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कम लग रहा है, मतलब मेरे को लगा कि 12th पढ़कर अभी कंप्लीट की। कॉलेज हो गया?
अभी हुआ कि जस्ट अभी हुआ? ठीक है, मतलब पहले एडमिशन करवा दिया गया था क्या 2 साल में ही, सॉरी 3 साल में? ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है, मतलब कि ग्रेजुएशन हो गया मतलब कितना, 21 साल ना, 22 साल? पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब पूछ लिए हो तो अब ठीक है, बता भी दियो, ठीक है। तो 22 साल लग नहीं रहा है, मुझे लगा कि अभी 12 कंप्लीट किए हो अभी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो इतना टेंशन में क्यों बैठी हो? जैसे दुनिया भर का टेंशन आप ही को है, सबको टेंशन है भैया, देखो सब लोग टेंशन में दिख रहे हैं, बस ये दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है तो सभी टेंशन में कि एग्जाम कैसे निकलेगा, जॉब कैसे लगेगी, जॉब नहीं लगा तो क्या होगा, लाइफ का क्या होगा, बिना जॉब के कोई शादी भी नहीं होगी। नहीं, सबसे ज्यादा टेंशन तो इसी बात का है कि बिना जॉब के कोई पिताजी देते नहीं है, उनको गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, प्राइवेट वाला तो चाहिए ही नहीं, भले ही 1 रुपया क्यों ना कमाता हो, लेकिन जॉब प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। कोरोना काल देख चुके हैं पिताजी, कोरोना काल देख चुके हैं पिताजी कि जिनकी प्राइवेट नौकरी थी उनकी प्राइवेट नौकरी छूट गई, लेकिन जिनकी गवर्नमेंट थी 1 तारीख को सैलरी अकाउंट में आ जाती थी। यार मुश्किल से 8 से 10% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बेचारे 90% वालों को क्या होता होगा। तो आप लोग जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करें, याद रखिएगा आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी संवर जाएगी, आने वाली भी और पीछे वाली भी, बैक पीढ़ी भी और आने वाली पीढ़ी भी और आपकी पीढ़ी, इस सबकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। पता है आपको, अगर आप पूरे परिवार में पूरे खानदान में अगर इकलौते गवर्नमेंट जॉब वाले हैं जैसे डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी पद पर है, तो आप समझ नहीं पा रहे हैं आप कितनों की लाइफ संवार सकते हैं, क्योंकि इतना आएगा कहां रखोगे आप, तो कहां रखोगे। तो जो अपने हैं सब में प्रसाद बंटता है थोड़ा थोड़ा, नहीं? कितने लोग के घर में पिताजी या कोई घर में कोई जॉब करता है, गवर्नमेंट जॉब वाले कितने हैं? तो इनसे इंस्पायर तो होंगे आप कि पिताजी अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनका बेटा भी गवर्नमेंट जॉब पे जाए। और कितने लोग कि पिताजी मतलब सेकंड क्लास ऑफिसर से सेकंड क्लास ऑफिसर हैं या उससे ऊपर है, किस पद में? कमिश्नर। फिर आपके अंदर तो एक जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी होगी आपकी कि पिताजी जब कमिश्नर लेवल पे हैं लेबर डिपार्टमेंट में, तो आपको तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को। अकेले हो कि और भाई बहन भी है? 2 बहन, आप इकलौते भाई, रक्षाबंधन भी आ रहा है, ठीक है। तो जिम्मेदारी प्रबल है आपकी, मतलब सबके अरमान आप पे, उम्मीदें आप पे, नजर आप पे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। खैर आपकी तो खुद की बिजनेस भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो बाकी सब लोग पिताजी से बड़े जॉब पे जाना, ये कोई दुख वो नहीं है कि पिताजी नाराज हो जाएंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बड़े पद पे जाने की, ऐसा नहीं है। आपके पिताजी और खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा मुझसे काबिल ऑफिसर बना, मुझसे बड़ा ऑफिसर बना, इसलिए कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, मुश्किल कुछ चीज नहीं होता, अगर आप ठान लो तो सब चीज आसान है, बस आप ठान लो कि मुझे करना है, मुझे बनना है, ठीक। और टेंशन नहीं है ना कुछ, पक्का? ठीक है, चलिए। तो यहां पर पहला बोलिए कच्छ की खाड़ी और दूसरा बोलिए हो गया। और देखिए ये है श्रीलंका, बोलो हाँ। यहां राम भगवान ने क्या बनाया? राम सेतु। मुझे बस इतना बताइए, राम सेतु एक जलीय भाग है कि स्थलीय भाग है? स्थलीय या जलीय? स्थलीय पार्ट मतलब लैंड पार्ट है कि वाटर पार्ट है, वाटर बॉडी है? जलीय इधर, जली जली, अरे मैं कह रहा हूं कितने लोग जलीय वाले और कितने लोग स्थलीय वाले, और बाकी लोग जय माता दी। हाँ, एक एक पे राय जरूर रखा करे, या तो जलीय या तो स्थलीय। तो मैं आपको बता दूं, जब वानर सेना की बात करें या मैं ये कहूं कि जमीन पे आदमी क्या होता है? चलता है। और पानी में वानर सेना चल के गई थी कि तैर के गई थी? चला किस पे जाता है? जमीन पे। तो वानर सेना जब राम सेतु पे चल के गई थी तो वो स्थलीय होगा कि जलीय होगा? स्थलीय। तो
जो समुद्र के अंदर हो वो जली होता है, और जो समुद्र के ऊपर हो वो स्थली होता है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने रामायण देखी थी कि जब राम लिखकर पत्थर फेंका गया था तो समुद्र में डूबा था या नहीं डूबा था? देखे हो आप लोग रामायण? तो राम लिखकर जब पत्थर फेंका गया था तो समुद्र में डूबा नहीं था, समुद्र के ऊपर था। तो जब ऊपर था तो वानर सेना चल के गई थी, तो चलते किस पे है? स्थल पे। तो राम सेतु एक कैसा भाग हो गया? तो ये स्थल, श्रीलंका का ऊपर वाला ये स्थल और ये स्थल, यहां तीन और क्या नजर आ रहे हैं? स्थल। एक और क्या नजर आ रहा है? जल। क्या कहलाएगी? खाड़ी। नाम है पाक की खाड़ी, गल्फ ऑफ पाक। बोलिए गल्फ ऑफ पाक। अब सवाल यह है कि पाक की खाड़ी का नाम क्या पाकिस्तान को खुश करने के लिए रखा गया है? पाक की खाड़ी, पाक नाम किसके नाम पे रखा गया है? पाकिस्तान के नाम पर या किसी और के नाम पर? बोलो। क्यों? क्योंकि ये कोई पाकिस्तान का पाक नहीं है, ये मद्रास के एक गवर्नर थे। मद्रास के कौन गवर्नर थे? जिनका नाम है रॉबर्ट पाक, जिसमें एल होता है साइलेंट, जिसकी वजह से पढ़ने में या हिंदी में लिखने में क्या ही लिखा जाता है? पाक लिखा जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखते हैं? PAK नहीं बल्कि PALK, गल्फ ऑफ पाक। बोलो हाँ। और ये सेम चीज नीचे देखिएगा, ये क्या है? ये और यहां तीन और स्थल और एक और जल, ये क्या कहलाएगी? खाड़ी, जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। यानी राम सेतु के ऊपर कौन सी खाड़ी? राम सेतु के नीचे कौन सी खाड़ी? बात खत्म। राम सेतु के ऊपर पाक की खाड़ी, राम सेतु के नीचे मन्नार की खाड़ी। और यहां पर आप देखेंगे धनेश्वरी जली, अच्छा सॉरी जली, हंस के मामला बिगाड़ो मत, ठीक है? ओके, जली है। कुछ बातें मैं जानबूझ के बोलता हूँ कि अनजाने में बोलता हूँ? ये सब बातें क्यों बोलता हूं मैं? जानबूझ के कि अनजाने में? जानबूझ के। क्लास में अगर हर बच्चा खुश रहे और हंसता हुआ रहे तो समझना कि क्लास खूबसूरत है, अच्छी है। और क्लास में हर बच्चा ऐसा दुखी टाइप का बैठा हुआ है, जिनका ना शकल सॉरी ना ढंग का, तो एकदम मतलब, तो वो निगेटिविटी थोड़ा ज्यादा वो होती है। घर वो जहां जाने में अच्छा लगे, घर वो होना चाहिए जहां जाना अच्छा लगे, ना कि वो जहां से जाना अच्छा लगे। घर जहां नहीं, समझ नहीं रहे हो आप? ठीक है, तो अगर घर में हो और घर में घर ऐसा लगे कि यार इससे अच्छा तो बाहर ही है, तो बेकार है। और बाहर से आपको घर अच्छा लगे, जैसे खाना, कितने लोग बाहर का खाना अच्छा लगता है और कितने लोग घर का खाना? ऑब्वियस सी बात है, घर का खाना ही सबसे बेस्ट होता है। एक दिन बाहर खा सकते हो, ये हमेशा बाहर नहीं खा सकते। तो घर वो हो जो बुलाए, घर दौड़े जाओ, भाग के जाओ, मेरा घर। सुकून मिलता है वहां पर, सुकून की सांस ली जाती है, आराम करते हो जहां पर आप। वैसी क्लास हमारी कैसी हो? जहां आने का मन करे, पढ़ाने का मन करे। बच्चे कैसे हो? बच्चे इतने एनर्जेटिक हो, बच्चे इतने अच्छे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, रिप्लाई करने वाले बच्चे हो। बच्चे अभी अधिकारी बने नहीं है, लेकिन चेहरे से देखो कि एकदम प्रोफेशनल लगते हैं, अधिकारी जैसे लगते हैं। ऐसा ना हो कि सॉरी, ठीक है, ऐसा कुछ ना लगे। तो बच्चों के अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ऑफिसर बन सकते हैं। तो मुझे वो बच्चे चाहिए जो कल रिजल्ट दे, ऑफिसर बने। आप देखिए, एक पेरेंट्स होते हैं जो बहुत खुश होते हैं आपके सफल होने पर, और दूसरे आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको पढ़ाते इसी पर्पज से हैं कि आप सफल हो। वो अपना पूरा दे देते हैं, मतलब एक टीचर अपना पूरा नॉलेज आपको दे देता है और आपको उस विषय में विशेषज्ञ बना देता है। और दूसरा टीचर आएगा, वो अपने विषय के सारी विशेषज्ञता को आपको दे देगा और आप हो जाओगे उस विषय के महारथी। ऐसे ही करके सारे टीचर आपको अपने अपने विषयों के
नॉलेज आपको देंगे और आप एक दिन जब पूरा विषय कंप्लीट हो जाएगा तो आप हो जाएंगे एकदम से विद्वान सारे विषयों के। और उसके आधार पर जब आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम निकालते हैं, तो आपके पास सबका नॉलेज होता है, सबका ज्ञान होता है, हर एक टीचर का पढ़ाया हुआ हर एक का ज्ञान होता है, और उस आधार पर आप एग्जाम निकालते हैं। बात समझ में आ रही? टीचर के पास सिर्फ एक ही विषय का नॉलेज है, लेकिन आपके पास सभी विषयों का नॉलेज है। तो टीचर क्यों दे रहा है सब नॉलेज आपको? ताकि आप एग्जाम निकाल सके। तो पहले खुश कौन? आपके पेरेंट्स। दूसरे खुश कौन? आपके टीचर्स। वो क्या बोलते हैं ना, दिया टीचर वो दिया होता है जो खुद जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। बस यही समझ जाइए। आप ये मत देखिए कि टीचर कितना जल रहा है, आप ये देखिए कि आप उसके प्रकाश का इस्तेमाल कितना कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो आपके चेहरे में तेज होना चाहिए, आपके चेहरे में नूर होना चाहिए। नूर समझते? ये कोई वो नूर नहीं है जो सॉरी किसी फाउंडेशन क्रीम से आएगा। इसके लिए पढ़ना पड़ता है। जब आप पढ़ेंगे ना, और जब आप पढ़ाई को अपना सब कुछ समझ लेंगे, तब ये ग्लो आपके चेहरे में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी गोरा है कि काला है। ये ग्लो हर किसी के चेहरे को नूर बेहतर बनाता है। कि जब आप पढ़कर आएंगे ना, तो आपके चेहरे में ग्लो रहेगा। अरे होता है ऐसा, पढ़ो तो पहले। तो जब आप पढ़ते हो ना, तो आपके चेहरे में क्या रहेगा? ग्लो, कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंट रहेगा कि आपको पता है। नहीं पढ़ के रहोगे तो आपका चेहरा डरा हुआ रहेगा कि कहीं टीचर पूछ ना दे, और पूछ दिया, खड़े हो तुम बताओ, और नहीं बता पाया, बेइज्जती हो जाएगी। और बेइज्जती हो गई तो बनता बनता काम बिगड़ जाएगा। नहीं समझे? अरे ऐसे ही क्या था, मैं आपको बताऊं, एक बार बताता हूं। बोलो बताऊं तो बताओ, मतलब आप बोलोगे तो मैं बताता हूं। मैं क्या करता था ना, जब मैं पढ़ाता था पहले, तो मैं बच्चों से ये कहता था कि आप ऐसा पढ़कर आओ, ऐसा पढ़कर आओ कि यहां पर आके पढ़ाना पड़ेगा आपको। ये मैं करता था। मैं अपना पर्सनली बता रहा हूं कि बच्चों को देखो, जब पढ़ना हो ना तो आदमी लापरवाही कर सकता है, लेकिन जब पढ़ाना हो तो नहीं कर सकता। तो जब बात आई सामने आके पढ़ाना है आपको, तो अब एक अलग लेवल का पढ़ेंगे, एक अलग लेवल का पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सामने आके प्रेजेंट करना है। तो बच्चे पढ़ते भी थे और बहुत सारे बच्चे आते भी थे और बेहतरीन पढ़ाते थे। कई लोग तो मुझसे, अच्छा नहीं बोलूंगा, मेरे इतना या ठीक ठाक पढ़ा लेते थे। अच्छा, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि इसके अंदर कैपेबिलिटी इतनी अच्छा है, काबिलियत इतनी अच्छी है कि वो एक्सप्लेन कितना अच्छा कर रहा है। बात समझ में आ रही है? एक बार ऐसे ही लड़के को बुला लिया, तुम आओ बोल के। वो पढ़कर नहीं आया था और सामने आया, खड़ा रहा। क्या पढ़ा? जब तक पढ़ के नहीं आओगे पढ़ा नहीं पाओगे, याद रखेंगे। पढ़ाने का ये भी एक वो होता है कि पढ़कर नहीं आओगे तो कुछ भी नहीं पढ़ा पाओगे। तो पढ़कर नहीं आया, सामने आ गया। अब जब पढ़ा नहीं पाया तो लगा बुरा। बुरा लगता है सामने अगर मैं आपको बुला लूं और आप कुछ ना बोल पाओ तो बुरा लगता है। अब जब बुरा लगा तो उसका एक काम जो बन रहा था वो बिगड़ गया। और बाद में पता चला उसके लिए उसने मुझे जिम्मेदार ठहराया, जैसे आपकी वजह से मेरा काम बिगड़ा। मैं बोला मेरी वजह से कैसे बिगड़ा? बोला सर आप बुलाए, मैं आया और नहीं पढ़ा पाया, मेरे काम बिगड़ गया। अब मैं क्या करूं, तुम्हारा काम बिगड़ गया। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया, लो भैया अपने काम बना लो, मैं नहीं बुलाने वाला। तब से मैं बुलाया नहीं बच्चों को आज तक, और इसको बात गुजरे बहुत साल हो गए, ठीक है। तो मैं नहीं बुलाता, मैं मतलब जाओ ऐसी तैसी कराओ, मैं नहीं बुलाऊंगा आपसे। तो तो वही बोल रहा हूं। तो पढ़ाई करके आओगे तो जवाब दे पाओगे और कॉन्फिडेंट रहोगे। नहीं पढ़कर आओगे, अपने आप को छुपाने की कोशिश करोगे कि टीचर मुझे ना देखे, मुझसे ना पूछे, और पूछ दिए तो बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो फिर आप पढ़ने से अपने आप को बाइकआउट कर दोगे। क्या यार, ये पढ़ाई लिखाई बेकार है, नहीं होती, सर पूछ देते हैं, बुरा अलग लगता है, बेइज्जती अलग लगती है, इंसल्ट हो जाती है। काम भले ना बने, बने ना बने, वो सबसे मतलब नहीं है, लेकिन जो इंसल्ट होती है उसका क्या? वो भी तो चुभता है ना। इंसान सब बर्दाश्त कर सकता है सिवाय बेइज्जती के। और सर सबके सामने पूछ देते हैं, भारी बेइज्जती होती है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं तो पूछूंगा ना, मेरा तो काम ही है। मैं पढ़ाया हूं तो पूछूंगा, दिया हूं तो लूंगा। मगर मैंने आपको नॉलेज दिया तो वो मैं आपसे पूछूंगा कि कितना पढ़े हो, कितना याद है। इसलिए तो कहा पढ़ाता भी खूब हो और पूछता भी खूब हो। ठीक है। तो यहाँ पे वही बच्चे पढ़ पाते हैं जिन्हें अपने आप पे भरोसा होता है। सीजीपीएससी की तैयारी वही बच्चे कर पाते हैं जिनको अपने आप पे भरोसा होता है कि मैं पढ़ूंगा भी
और सर आप पूछोगे तो जवाब भी दूंगा, अदरवाइज सब लोग आएंगे जरूर लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक, और बीच रास्ते में जब थक जाएंगे तो क्विट कर देंगे कि भाई हमसे ना हो पाएगा। तो मुझे शुरू से, भाई आपको कैसा टीचर चाहिए? आपको कैसा टीचर चाहिए? अच्छा टीचर चाहिए ना? मुझे भी एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए, मुझे भी एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? आपको अच्छा होना और मुझे अच्छा नहीं चाहिए। मुझे भी या तो अच्छे रहो, या तो अच्छे हो, या तो अच्छे बन जाओ। कमजोर की कोई जगह नहीं है यहाँ पे, कमजोर स्टूडेंट की कोई जगह नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, अपने आप को या तो स्ट्रांग बना लो। कमजोर रहोगे, जैसे जो बहुत सीधे होते हैं, वे पेड़ जो बहुत सीधे होते हैं सबसे पहले वही कटते हैं, और टेढ़ा पेड़ हंस रहा होता है कि मुझे तो अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं इतना टेढ़ा हूं कि और क्या कोई मेरा बिगाड़ लेगा। ठीक है, एक ऐसी इमोजी था, एक खीला था, एक सीधा, और एक खीला टेढ़ा था। इमोजी में ये उदास था और ये क्यों, ये दुखी क्यों था? सीधा था कि अब इसकी ठोकाई होगी। ठीक है, ये खीला, अगर कोई सामने वाला खीला उठाएगा तो इसको उठाएगा ना, इसको ठोकेगा ना, इसको कोई क्या ठोकेगा जो ऑलरेडी टेढ़ा मेढ़ा है। इसलिए जिंदगी में बहुत सीधा बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत के हिसाब से अपने आप को मोल्ड जरूर करना। अगर आपके इस फील्ड में आपको बहुत ज्यादा टफ होने की जरूरत है, हार्डकोर डिसीजन लेने की जरूरत है, तो वक्त आ गया है कि अब आप हार्डकोर डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाओ। कैसे डिसीजन? फालतू दोस्तों को छोड़ दो, फालतू काम करना छोड़ दो, फालतू के टाइम पास करना छोड़ दो, फालतू के रील देखना छोड़ दो, फालतू के मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ दो, फालतू में घर जाना छोड़ दो, फालतू में फोन पे बात करना छोड़ दो। आज ही फोन लगाना, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको मैं समझा कम रहा हूं, समझ ज्यादा रहे हो आप। ठीक है, जितना मैं कह नहीं रहा हूं उससे ज्यादा ही आप समझ रहे लगते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, सब बातें बेबुनियादी है, लेकिन मैं समझा ये रहा हूं कि आप लोग जितना खुश रहेंगे उतनी क्लास में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, और इससे ज्यादा तब जब आप पढ़कर भी आएंगे। आपकी खुशी तब होगी जब आप पढ़कर आएंगे, एग्री? जितना पढ़ेंगे उतना खुश रहेंगे और उतना क्लास को पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक, आपकी क्यूरियोसिटी मुझे मोटिवेट करेगी कि मैं आपको और बेहतर दूं और ज्यादा दूं। बात समझ में आ रही है? ऐसा ना हो कि क्लास में होकर भी आप ना रहो, नहीं समझे? ऐसे बनो कि क्लास में, ऐसा ना बनो कि क्लास में होकर भी आप ना के जैसे हो। आप ऐसे रहो कि हाँ मैं क्लास में हूं और मैं ही काफी हूं सर क्लास के लिए। ठीक, मतलब मैं हूं तो क्लास है। क्लियर? अभी तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, फिर टेस्ट भी होगा, प्रीलिम्स का भी टेस्ट होगा, मेंस का भी टेस्ट होगा, और मैं सबसे पहले मेंस का टेस्ट लेता हूं ताकि आपके लिखने को बेहतर कर सकूं। पढ़ाई तो आप कर ही लोगे, तो मेंस के टेस्ट, हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद हम एक टेस्ट लेते हैं, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी, और उसमें हमें मिलते हैं हमारे क्लास के 2 होनहार विद्यार्थी। हमेशा अंदर से क्यूरियोसिटी रहती है कि कौन है वो 2 बच्चे जो क्लास में सबसे ज्यादा नंबर ला रहे हैं। वो होते हैं क्रीमी बच्चे, जैसे क्रीमी लेयर होता है ना, एकदम मतलब अच्छे बच्चे जो रिजल्ट देने के लिए तैयार है। जो क्लास में टॉपर बन रहा है वही तो आगे चल के टॉपर बनेगा, और जो क्लास में फेल हो जा रहा है वो क्या आगे टॉपर बनेगा? तो मैं चाहता हूं कि आपका कंपटीशन अभी वहां नहीं है, आपका कंपटीशन यहां है। यहां रिजल्ट दो, यहां टॉपर बनोगे ना, कल वहां भी टॉपर बनोगे। यहां फेल हो जाओगे, कल वहां भी फेल हो जाओगे, याद रखना। ठीक, तो मुझे यहां पास होने वाले बच्चे चाहिए, यहां टॉपर बनने वाले बच्चे चाहिए। क्या हो गया? पूरा लिखने में टाइम लगता है तो शॉर्ट में लिखी हूं। ओके, हेलो सर, हेलो, मैं खुद कॉलेज में करती थी, मैं खुद कॉलेज में क्या, हाँ पढ़ाती, हाँ हाँ, तो ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? चलो, तो यहां पर राम सेतु के ऊपर, पाक की खाड़ी राम सेतु के नीचे, और यहां पर आप देखिएगा
ये हमारी इंडिया, ये हो गया बांग्लादेश, और ये हो गया म्यांमार, नहीं बोलेगा, म्यांमार। ये है म्यांमार। चलिए, तो आप बिंदु को ख्याल ख्याल रखेंगे, बोलिए म्यांमार। तो ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, तीन और क्या है? सर ऑनलाइन वालों का कॉपी चेक करेंगे? हाँ करूंगा ना, बिल्कुल। ऑनलाइन वालों के लिए मैं क्या सोचा हूं मालूम है? अरे भाई पूरा बोलने तो ऑनलाइन वालों के लिए क्या है कि अब मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप मुझे आंसर लिखें और मुझे व्हाट्सएप करें। तो ये आप भी कर सकते हैं अगर आप, और मैं हर, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी आप लिखना भी शुरू करेंगे तो डेली स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, कैसा लिख रहे हैं आप, आपकी गलतियां बताऊंगा, उन गलतियों से आप सीखेंगे और गलतियों को दूर करेंगे, और ऐसा हर दिन करेंगे। हर दिन 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देता रहूंगा, आप लिखते रहेंगे, मुझसे चेक कराते रहेंगे। धीरे 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 बदलाव जरूर आएगा। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो बेहतर होने लगेगी, स्पीड अच्छी नहीं है तो बेहतर होने लगेगी, लिखना कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, राइटिंग की मतलब मात्रात्मक गलती अगर हो रही है, छोटा हो बड़ा हो, छोटी बड़ी है, तो उसको सुधारना है। मतलब आप जब मीन्स लिखेंगे ना तो अपने आप को इतना बेहतर बना ले कि वहां गलती ना करें। यहां 50 बार गलती हो जाए लेकिन वहां एक बार भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं समझे? नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझोगे, बाद में समझोगे, जब काफी देर हो जाएगी तब समझ में आता है, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे हम ऐसा करेंगे। व्हाट्सएप ज्योग्राफी के लिए कौन सा बुक बेस्ट है? यार देखिए, किताब ही पढ़ना होता तो कोचिंग क्यों आते? किताब ही पढ़ना होता तो हम कोचिंग क्यों आते? कोचिंग क्या करता है, आपके टाइम को रिड्यूस कर देता है। जहां किताब पढ़ने में, किताब पढ़ सकते हो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन किताब पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? मान लीजिए भूगोल की किताब पढ़ने में आपको मान लीजिए 5 से 6 महीने लग रहे हैं, उतने ही चीजों को या उतने उसी सारी चीजों को मैं 3 महीने में खत्म कर दूं तो? आप किताब मत पढ़िए, आप उसे पढ़िए जिसने किताब पढ़ी हो, ये भी बढ़िया है। किताब मत पढ़िए आप उसे पढ़िए जिसने 2 से 3 किताब पढ़ी है। यानी कि अपने टीचर्स को पढ़ लीजिए, आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लीजिए, आपके टीचर जो आपको नोट्स दे रहे हैं वो पढ़ लीजिए। तो मैं जो आपको नोट्स दूंगा वो पढ़ लो, वो काफी है। अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा नोट्स को, ठीक है? कुछ 1-2 दिनों के बाद मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करवा दूंगा। आप अपना नोट्स पढ़िए, आपको अच्छा लग रहा है वो नोट्स, आप उसी को पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स में कम है तो फिर बुक ले लीजिए, अगर आपको लगे तो। और मुझे भरोसा है कि ऐसा लगेगा नहीं, आपको नहीं लगेगा, ठीक है? तो ठीक है ना, तो अभी नोट्स ही पढ़ते रहिए, जब लगेगा बुक की जरूरत है तो मैं आपको बता भी दूंगा। बता क्या देना, माजिद हुसैन की बुक आप ले सकते हैं जो यूपीएससी लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन लेने के बाद अगर ना समझ में आया तो गारंटी मेरी नहीं है, याद रखना। क्योंकि बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पढ़नी नहीं होती है। बुक में बहुत सारी चीजें होती है ना, सब थोड़ी ना पढ़ना है, हमें तो मेन चीजों को पढ़ना है। यार एग्जाम में क्या पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है। जिस दिन आपको पता चल गया क्या नहीं पढ़, हर चीज नहीं पढ़ना होता है, याद रखें। और जिस दिन आपको पता चल जाए ना कि क्या नहीं पढ़ना है, उस दिन एक्चुअल में आपको यह बात समझ में आएगी कि क्या पढ़ना था। बात समझ में आ रही है? वेस्ट मत करो उन सब चीजों को पढ़ के जो आपको पढ़ना ही नहीं था। आप उन सारी चीजों को पढ़ो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आते हैं, जो आपको पढ़ने होते हैं और जो आपको टीचर पढ़ाते हैं। सब कुछ के चक्कर मत पढ़ो, किताब में बहुत कुछ होता है, सब नहीं पढ़ना है, ठीक है? समझ रहे हो? चलो आओ। हाँ, तो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये तीन और क्या है? और एक और क्या है? जल, क्या कहलाएगी? खाड़ी। नाम है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। सवाल यह है कि यहां पर गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ खंभात है, गल्फ ऑफ पाक है, गल्फ ऑफ मन्नार है, लेकिन यहां पे गल्फ ऑफ बंगाल की जगह बे ऑफ बंगाल बोले। काय को बोले बे ऑफ बंगाल? ये बे ऑफ बंगाल क्यों बोल रहे हैं, गल्फ ऑफ बंगाल क्यों नहीं बोले, जल्दी बताओ? क्योंकि आकार में बड़ा है, इसलिए गल्फ ना बोलकर इसको क्या बोल रहे हैं? बे ऑफ बंगाल। बोलो हाँ, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? चल ठीक है, तो वापस आइए। अब दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय क्यों बोला, बात समझ में आ गई? चल, अब प्रायद्वीपीय पठार में आपको कितने पर्वत पढ़ने हैं, तो बोला 5 पर्वत। सबसे पहला बोलिए अरावली, बोलिए कौन सी पर्वत श्रृंखला?
अरावली पर्वत श्रृंखला, माउंटेन सीरीज। अरावली के बाद बोलिए क्या, बोलिए विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत के बाद बोलिए सतपुड़ा। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इसको बोलते हैं पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। तो जब आप साउदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ोगे तो इसके अंतर्गत कितने पर्वत पढ़ोगे, 5। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। बोलिए। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी, मोटिवेशन के साथ। थैंक यू बेटा, चलो थैंक यू। चलिए बोलिए, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। ऐसा नहीं, अब आप हाथ ऊपर करिए, फिर मैं आपसे पूछूंगा जल्दी। हाँ मैडम बोलिए। हाँ, वो जो बोर्ड में आप ऐसे ऐसे देख रही हो वो मत करिए। हाँ बोलिए। चलिए, और कौन बोलना चाहते हैं? हाँ मैडम आप बोलिए, बोलिए आप, चलिए। बोर्ड नहीं देखना, ठीक है। आप कहाँ देख रहे हो ये तो मुझे पता चल जाएगा, आप कोई पहले बच्चे थोड़ी ना हो, ठीक। तो बताइए। पश्चिमी घाट एंड पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। सर पीछे। सब चीज रटा होना चाहिए, सब चीज पता होना चाहिए, कुछ भी चीज ऐसी ना हो जो आपको ना पता हो, ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं? देखिए, जब आप जवाब देते हैं ना तो आपका आई कांटेक्ट जो है वो टीचर से डायरेक्ट होना चाहिए, एकदम आंखें एकदम से कांटेक्ट में रहनी चाहिए। अगर आपने इधर उधर देखा, हालांकि आप तो एक पलक भी झपकाओगे तो मुझे पता चल जाता है, तो ये जो इधर उधर देखना, बोर्ड देखना, ये सब गलत होगा। आप सीधा आई कांटेक्ट करें, आई कांटेक्ट जरूरी है। अगर आपकी नजरें इधर उधर हो रही है तो आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। कल के दिन इंटरव्यू दोगे, दोगे ना इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जाने के बाद आपकी नजरें इधर उधर होगी? ठीक है, नहीं होगी, नहीं होनी भी चाहिए, ठीक है। तो जब बात करें तो डायरेक्ट आई कांटेक्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि डूब जाओ, मतलब सॉरी वो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं, मतलब क्या बोलना चाहिए, एक मर्यादा, मर्यादा में रहकर, कि ऐसा भी नहीं कि ऐसा करके एकदम घुर मत देना एकदम से, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन, क्या बोलते हैं, एक वो डिसेंट लगे थोड़ा सा, ठीक है। तो आई कांटेक्ट, कई लोग लड़के घूर ही रहे हैं तब से, मेरे को, मैं वही सोच रहा हूँ कि घूर कह रहे हो इतना यार, तो वो ठीक है, क्लियर। हाँ तो, हाँ बताइए सर, 5 पर्वत, ठीक है। तो एक मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो रिदम बना रहे कि अगर आपसे कोई टीचर पूछ रहा है तो आप कुछ नहीं, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करो और जवाब दो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हेजिटेशन दूर होगा, टीचर से बात करने के दौरान संकोच नहीं करोगे, ठीक। हाँ बोलिए मैडम। जी आप ही को कह रहा हूं जी, ठीक, बात समझ में आ रही, कर पाएंगे? हाँ मैडम बोल दीजिए आप भी। हो गया, ठीक। ये कितने हो गए आपके पास, 1 2 3, ठीक। उसके बाद अगला बताइएगा, ये है राजस्थान, बोलिए हाँ। राजस्थान में ये है आपका क्या, अरावली। ये अरावली राजस्थान कितने भागों में बांटता है, तो बोलना 2 भागों में, एक पूर्वी राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान, और एक क्या बोलेंगे, पश्चिमी राजस्थान। बोलिए पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। इसी पश्चिमी राजस्थान में एक मरुस्थल है जिसको कहते हैं थार का मरुस्थल। बोलिए थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल। अब मुझे एक बात बताइए, जब बात आई गई है तो मुझे बोलिए, मरुस्थल का मतलब क्या होता है, डेजर्ट का मतलब क्या होता है, मरुस्थल का मतलब क्या होता है? गेस करो, सोचो सोचो। रेत का मैदान, वाह। मैं मरुस्थल पूछ रहा हूँ, रेगिस्तान नहीं पूछ रहा हूं। यार एक बात बताइए, मरुस्थल रेगिस्तान एक ही कि अलग अलग है? बताओ, कितने लोग बोलते हैं अलग है, हाथ ऊपर करें। और कितने लोग बोलते हैं एक है, वो हाथ ऊपर करें। और बाकी लोग, किसी एक में तो अपनी राय दो। सर मुझे लगता है, मुझे मतलब मुझे लगता है कि हाँ एक है। सर मुझे लगता है कि अलग अलग है। बात समझ में आ रही? क्या लगता है आपको, कुछ लगता है कि नहीं लगता है? तो कुछ लगता है तो बताओ ना कम से कम। अलग अलग, हाँ तो वही पूछ रहा हूं मैं, मेजोरिटी देखना चाहता हूं क्लास में, कितने लोग किस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग लगता है एक है, मरुस्थल और रेगिस्तान एक है, हाथ ऊपर करो।
डेजर्ट। हाँ, दोनों, मरुस्थल और रेगिस्तान दोनों को डेजर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, बट हिंदी में ये एक है कि अलग अलग है, वो मैं जानना चाहता हूं आपसे। मैं अभी क्लियर करता हूँ, सब कुछ क्लियर करता हूँ, हर एक चीज क्लियर करता हूँ मैं। आप प्री प्लस मेंस के विद्यार्थी हर चीज जानने के लिए डिजर्व करते हैं आप लोग, और आपके टीचर को आपको बताना भी चाहिए, ठीक है। चलो बताओ, मरुस्थल और रेगिस्तान बताओ क्या है ये, एक है कि अलग अलग है, जल्दी बोलिए। कितने लोग अलग वाले, हाथ ऊपर करो। हाँ, मैं वही चाहता हूं। और कितने लोगों को लगता है एक है? एक है, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं शब्द मरुस्थल की बात कर रहा हूं तो मरुस्थल अगर ना समझ में आ रहा हो तो इनको शब्दों को अलग कर दो। तो आपने एक तरफ क्या किया, मरु, और एक तरफ क्या लिख दिया, मरु और स्थल। स्थल का मतलब होता है क्या, भूमि, और मरु मतलब, अरे मरु मतलब मरी हुई भूमि, और मरी हुई भूमि को बोलते हैं बंजर भूमि। तो जो भूमि क्या होती है, बंजर होती है, वही तो क्या होती है। और कोई भूमि बंजर कब होती है, जब वहां पे किसी प्रकार से कोई फसल का उत्पादन नहीं होगा, वहां पे कोई भी फसल नहीं उगेगी तो वो बंजर है। और कोई फसल क्यों नहीं उगेगी, किसी फसल के उगने के लिए क्या जरूरी है, पानी। पानी, जल। और जल मिलता किससे है, प्राकृतिक तौर पे जल कहां से मिलता है, वर्षा से। तो जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर किसी प्रकार से फसल का उत्पादन भी नहीं होगा, और ऐसी बंजर भूमि को ही आप क्या बोलते हो, समझ में आ रही। तो यहां पर मैं आपको समझा दूं कि पश्चिमी राजस्थान की किस्मत ऐसी, मैं आपको यह भी क्लियर कर दूं कि हमारे भारत में किस मानसून से बारिश होती है, बोलिए हमारे भारत में किस मानसून से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून, बोलिए साउथ वेस्ट मानसून। पढ़ेंगे, जब जलवायु पढ़ेंगे तो हर एक चीज बताऊंगा। हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, वर्षा होती है। और वो कितने भागों में बंटकर बारिश करवाएगी, दो भागों में। जो अरब सागर की ओर जाएगी वो कहलाएगी अरब सागर की मानसूनी हवाएं, अरब सागर मानसून। और एक जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आएगी वो बे ऑफ बंगाल की क्या कहलाएगी, मानसूनी हवाएं, बे ऑफ बंगाल मानसून विंड, या मानसूनी हवाएं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि पश्चिमी राजस्थान की किस्मत ऐसी कि अरावली जो खड़ी है, इधर से जो बे ऑफ बंगाल वाली आएगी उसको अरावली रोक देगी और पीछे बारिश नहीं होगी। और जो अरब सागर से जाएगी वो सीधी होने की वजह से ये भी बिना रुके निकल जाएगी। पश्चिमी राजस्थान की किस्मत ऐसी कि यहां पे ना अरब सागर से बारिश होती है, ना बे ऑफ बंगाल से बारिश होगी, और बारिश के अभाव में, वर्षा के अभाव में इस जगह पे किसी प्रकार से कोई फसल का उत्पादन नहीं होता। यहां की भूमि कैसी हो गई, बंजर। और ऐसी बंजर भूमि को ही तो क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी थार के मस्त कुछ पढ़ नहीं रहे, अभी बस ऐसे ही समझा रहा हूं। हमें क्या नाम लिख रहे हैं, बात के भौतिक विभाजन। पहले 6 के 6 नाम लिख लेंगे, फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूं इसका, ठीक है। तो यहां पर बात समझ में आ रही, मरुस्थल मतलब क्या, बंजर भूमि, मतलब वो जगह जहां पे बारिश नहीं होती, उस बंजर भूमि को क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं। एक बताइए, अगर आप देखिए, एक गर्म प्रदेश होता है और एक, अगर किसी गर्म प्रदेश में बारिश नहीं होगी तो उसको बोलिएगा उष्ण मरुस्थल। क्या बोलिएगा, उष्ण मरुस्थल। इंग्लिश में कहते हैं हॉट, हॉट डेजर्ट। बोलिए हॉट डेजर्ट, यानी गर्म मरुस्थल, यानी कि उष्ण मरुस्थल। और ठंडे प्रदेश में अगर बारिश नहीं होती तो वो बोल दीजिएगा शीत या शुष्क मरुस्थल, यानी कि कोल्ड डेजर्ट या ड्राई डेजर्ट। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा हमारा जो थार का मरुस्थल है वो गर्म है कि ठंडा है, चलो बताओ। तो वो भारत का एकमात्र कैसा मरुस्थल है, हॉट डेजर्ट है। और अगर मैं बात कर रहा हूं लद्दाख का मरुस्थल, सुने हो लद्दाख का मरुस्थल, ये कैसी जगह है लद्दाख, गर्म की ठंडी। तो भारत का ये एकमात्र कौन सा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट। बात समझ में आ रही है। ये तो हो गई मरुस्थल की बात। अगर मैं कहूं रेगिस्तान की बात करूं तो रेगिस्तान जो है वहां पर क्या होते हैं, मरुस्थल का साफ मतलब है जहां बारिश नहीं होती वो जगह मरुस्थल है। और रेगिस्तान के होने के लिए क्या जरूरी है, रेत। और रेत का बनना एक अलग प्रोसेस है,
रेत का बनना एक अलग प्रोसेस है और इस प्रोसेस को मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको थार का मरुस्थल पढ़ाऊंगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो डिस्ट्रैक्शन है ये, कि अभी जरूरत नहीं है ये सब बताने की, जब मरुस्थल पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो मरुस्थल मतलब समझ में आ रही? मरुस्थल देखिए, थार का मरुस्थल एक क्या है? रेगिस्तान है। लेकिन लद्दाख का मरुस्थल एक रेगिस्तान नहीं है। लद्दाख के मरुस्थल में रेत नहीं है, थार के मरुस्थल में रेत है, इसलिए वो क्या है। तो पता चला कि जो उष्ण मरुस्थल होता है वही रेगिस्तान होता है, शुष्क मरुस्थल कभी रेगिस्तान नहीं होता। आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी, देखिए बॉर्डर मूवी, वो पूरा रेगिस्तान था, वो रेत थी। तो हर मरुस्थल रेगिस्तान हो जरूरी नहीं होता, लेकिन हर रेगिस्तान मरुस्थल होता ही है। समझे थोड़ा सा? चलिए, रेगिस्तान पे हम बाद में बात करेंगे, रेत बनता कैसे है, रेत का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं। तो ये कितने हो गए आपके? चौथे नंबर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया? थार का मरुस्थल। अब देखिएगा, ये है क्या आपका? बोलिए वेस्टर्न घाट। ये है वेस्टर्न कोस्ट। पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच के मैदान को क्या बोलेंगे? बोलो, पश्चिम तटीय मैदान। क्या बोलेंगे? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। पूर्वी घाट और पूर्वी तट के बीच के मैदान को क्या बोलेंगे? पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। चाहे पूर्वी तटीय मैदान हो या पश्चिम तटीय मैदान हो, दोनों ही तटों से लगे हुए, दोनों ही कोस्ट से लगे हुए कोस्टल प्लेन है, यानी कि दोनों ही कौन से मैदान है? तटीय मैदान है। तो पांचवें नंबर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो गया? तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन। एक हमारे पास मिडिल प्लेन एरिया है, ये भी मैदान है और ये भी मैदान है, लेकिन ये तट से लगा हुआ मैदान है, ये कोस्ट से लगा हुआ मैदान है, ये अंदर वाला मैदान है, ये दो अलग अलग मैदान है। मरुस्थल अलग चीज है, पर्वत अलग चीज है, पठार अलग चीज है। बात समझ में आ रही है? और सब आखिरी में क्या बन जाएगा? आखिरी में क्या बच गया? यहां पर है लक्षद्वीप, यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप। छठवें नंबर का भौतिक विभाजन क्या हो गया? द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप्स। क्या बोलेंगे? आइलैंड ग्रुप्स। ये छठवें नंबर का भौतिक विभाजन है। ये एक अलग चीज है, पर्वत अलग है, पठार अलग है, मैदान अलग है, तटीय मैदान अलग है, थार का मरुस्थल अलग है और आइलैंड ग्रुप्स अलग है। ये 6 फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गए। हमने भारत को कितने भागों में बांट दिया? 6 भागों में बांट दिए। एक एक करके सारे भाग को पढ़ेंगे, तब जाके हमारा क्या खत्म होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरे उसमें उसके बाद पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथे नंबर पे पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे तटीय मैदान। छठवें नंबर पे पढ़ेंगे द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप्स। बात समझ में आ रही है? मैं आपको 10 सेकंड दिया, 6 के 6 नाम रट्टा मारिए, और जो सबसे पहले हाथ ऊपर करेगा उसी से पूछूंगा। क्या बात है, चलो बोलो। पर्वतीय प्रदेश, मध्य का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, चौथा थार का मरुस्थल और पांचवा तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। ठीक, ये कब बता पाए इन्होंने? जब मैं पढ़ा रहा था तभी ये पढ़ रहे थे, और जैसे ही मैंने बोला कौन बताएगा, सबसे पहले हाथ ऊपर किए। ये तरीका सबसे बेहतर है कि पढ़ाने के साथ साथ पढ़ते चलो, क्योंकि जब आपसे पूछा जाए और आप सबसे पहले हाथ ऊपर करोगे तो ये आपकी क्लास में इमेज को बेहतर बनाता है। बजाय कि मैं बोलूं चलो कौन बताएगा, तो पढ़ना शुरू करो। सफल होने वाले विद्यार्थी अपनी एक अलग रणनीति बना के चलते हैं, उनकी कोई आम रणनीति नहीं होती, उनकी एक अलग रणनीति होती है। ठीक है, चलिए और कौन बताएगा? चलो जल्दी। मैम आप बोलेंगे? मैम बोलेंगे आप? अरे पूछ नहीं रहा हूं, कह रहा हूं, बोलिए। अरे ऐसे ही बोलिए, देख के बोलिए, कोई बात नहीं है, चलो बोलो। बिल्कुल, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्य का मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, थार का मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो हो तो गया, क्यों बोल रही थी नहीं होगा? मेहनत कोशिश करने से सब होगा, ठीक है। आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी, ये डायलॉग ही है, बट आप कोशिश करिए, ठीक है। और कौन बोलेगा? हाँ मैडम बोलिए। पहला, दूसरा प्लेन एरिया, तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा
पांचवा, छठवा, ठीक है, आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। सब बोलिए। सबसे पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा पहला नॉर्दर्न माउंटेन एरिया, दूसरा मध्य का मैदानी प्रदेश, तीसरा दक्षिण का द्वीपीय पठारी प्रदेश, साउदर्न पेनिनसुला प्लेटू एरिया, चौथा थार डेजर्ट, पांचवा तटीय मैदान, छठवा, बस यही तो करना है। क्लास में याद करके जाओ। जो विद्यार्थी क्लास में पढ़कर जाता है वो क्लास में 80% याद कर ले तो घर में कितना पढ़ना पड़ेगा, और जिसका क्लास में ध्यान नहीं है वो सिर्फ क्लास से कितना लेकर जाता है और घर में कितना पढ़ना पड़ता है, मर्जी है आपकी। क्लास में मैक्सिमम चीजों को पढ़ के जाओ, घर में कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर अगर कम ध्यान दोगे तो पूरा ध्यान घर में देना पड़ेगा। क्लियर? क्या मैं आपको समझा पाए? क्या आप मुझसे समझ पाए? मिलते हैं कल, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऑनलाइन में मिलते हैं कल। सर जी ठीक है, बाद में बात करते हैं।